शुरू कर लेते हैं अपना हिंदी प्रैक्टिस से। अपने नंबर काउंट करते हुए चलना, कितने नंबर बनते हैं। देखते हैं पहला जो क्वेश्चन दिया गया हमारा साहित्य से क्वेश्चन दिया गया और क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मनोहर श्याम जोशी जी की नहीं है। कौन सी रचना है जो मनोहर श्याम जोशी जी की नहीं है। मनोहर श्याम जोशी के बारे में जो बेसिक जानकारी आपको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो बताना 1933 में इनका जन्म हुआ था, कहां, राजस्थान। जबकि मृत्यु कब हुई थी इनकी, 2006 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, इनका उपनाम आता है, उपनाम पूछा जाता है, क्या बोलते हैं इन्हें, भारतीय टीवी धारावाहिक का पिता। भारतीय टीवी धारावाहिक का पिता बोला जाता है। ठीक है, भारतीय टीवी धारावाहिक का पिता किसे बोला जाता है, मनोहर श्याम जोशी को। उसके बाद नेक्स्ट अन्य उपलब्धि, तो याद रखना इन्हें क्या रचना के लिए 2005 में हिंदी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब, 2005 में। अब बात कर लेते हैं कौन सी रचना इनकी नहीं दी गई है। जैसे हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कैदी और कोकिला। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया गया है ये इनकी रचना नहीं है। कैदी और कोकिला ये किसकी रचना है, तो बताना ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण रचना है कैदी और कोकिला। और माखनलाल चतुर्वेदी को क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताना माखनलाल चतुर्वेदी। अब जो दी गई है हम लोग, बुनियाद और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इनसे अलग इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। जैसे हमजाद, हमजाद पूछी जाए तो बताना मनोहर श्याम जोशी। उसके बाद हमराही। ठीक है, तो देखो हम नाम से हमराही, हमजाद, हम लोग, बिल्कुल आसान है, तीनों को जोड़ देना। उसके बाद नेक्स्ट टाटा प्रोफेसर, टाटा प्रोफेसर महत्वपूर्ण रचना है इनकी। उसके बाद नेक्स्ट जमीन आसमान, नेक्स्ट कक्का जी कहीं। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो कई बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है, बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार है मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, तो याद रखना जो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी रचना नहीं है, तो कैदी और कोकिला इनकी रचना नहीं है। फिर ये किसकी थी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध कहां से है, तो बताना इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है गरडू का गिंदुला लोकोक्ति का क्या अर्थ हमारा होने वाला है, बताइए। गरडू का गिंदुला लोकोक्ति का क्या अर्थ हमारा होने वाला है, तो याद रखना ये हमारा जो लोकोक्ति पूछी गई है इसे बोलते हैं योग्य पिता की, योग्य पिता की अयोग्य संतान। योग्य पिता की अयोग्य संतान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो बताना गरडू का गिंदुला लोकोक्ति होती है हमारी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पत्र लेखन से पूछा गया है और क्या दिया गया है, गुप्त सूचना का आदान प्रदान किस पत्र के माध्यम से किया जाता है। यदि हम गुप्त सूचना का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो किस पत्र के माध्यम से किया जाता है, परिपत्र, अर्ध सरकारी पत्र, आवेदन पत्र या प्रेस विज्ञप्ति पत्र। तो याद रखना गुप्त सूचना का जो आदान प्रदान है अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि इसकी भाषा कैसी होती है, गोपनीय होती है। ठीक है, गोपनीय इसकी भाषा होती है। और यह जो पत्र होता है हमारा व्यक्तिगत पत्र होता है। तो याद रखना ऐसा पत्र जो व्यक्तिगत होता है बताना अर्ध सरकारी पत्र। उसके बाद नेक्स्ट अर्ध सरकारी पत्र की शैली पूछी जाती है, कई बार हमारे एग्जाम में शैली पूछी गई है, तो बताना इसकी शैली होती है उत्तम पुरुष शैली होती है। अन्य इसके बारे में कि ये पत्र कैसा है, तो बताना ये अपना टंकण विधि में लिखा जाता है। ठीक है, किसमें छपता है, टंकण विधि में। तो अर्ध सरकारी पत्र की जानकारी थी, याद रखना गुप्त सूचना होती है, गोपनीय होता है, व्यक्तिगत होता है, शैली क्या होती है, उत्तम पुरुष शैली होती है, और इसमें छपता है टंकण विधि में ये छापे जाता है। नेक्स्ट सालूर किसका पर्यायवाची है,
क्वेश्चन पूछा गया है सालूर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द दिया गया है, बताइए किसका है अपना सालूर जो हमारा दिया गया है। तो देखो सालूर के साथ आता है दादुर, इसी के साथ आएगा मंडूक, अब आसान हो गया होगा। इसी के साथ शब्द आता है हरी, और हरी तो बहुत का होता है। उसके बाद आता है सातुर, सातुर और सालूर दोनों याद रखना है। नेक्स्ट शब्द हो जाएगा भेंक और वर्षा भू। ये सब किसकी बात हो रही है, ये मेंढक की हो रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूछा गया था सालूर किसका पर्यायवाची है, बताना मेंढक का पर्यायवाची है। शुद्ध वर्तनी बताना है कौन सा हमारा शुद्ध रूप होगा, बताइए। संकल्पना कौन से रूप में हमारे शब्द बिल्कुल शुद्ध दिया गया है, बताइए कौन सा हमारा आंसर होने वाला है। शुद्ध वर्तनी बतानी है शुद्ध, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा शुद्ध रूप में लिखा है, याद रखना। अन्य जितने भी ऑप्शन दिए गए सब हमारे अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया है। नेक्स्ट देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट हुए, तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट है, इसे हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ सीधा सा आंसर बताएंगे इसका। बताइए क्वेश्चन पूछा गया है योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है जो क्वेश्चन पूछा गया है ये हमारा रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद से क्वेश्चन पूछा गया है। रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, तो बताना सर 3 होते हैं, और हमें तीनों का पता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, पहला होते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं यौगिक शब्द, और तीसरे क्या होते हैं योग रूढ़, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रूढ़, यौगिक और योग। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो बताना ऐसे शब्द जिनका खंडन या जिनकी संधि ना की जा सके उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो योग से बनते हैं, जैसे राजमहल, विश्रामशाला, तो योग से बनते हैं तो यौगिक, योग से बनते हैं तो यौगिक होते हैं। उसके बाद जो विशेष अर्थ रखते हैं, ऐसे शब्द जो हमारा विशेष अर्थ रखते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द। जैसे ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है विशेष अर्थ रखने वाले क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो बताना योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे बीणा पानी बोल देने से हमें पता चल जाएगा बीणा पानी किसकी बात हो रही है, तो ये सरस्वती की बात है, ठीक है। तो ये कैसे अर्थ रखते हैं, विशेष अर्थ रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए क्वेश्चन पूछा है विकास की दृष्टि से पाली भाषा का समय पूछा है, बताइए पाली भाषा का क्या समय पीरियड्स रहा होगा हमारा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। इससे पहले 1-2 पेपर पहले हुआ था, उसमें प्राकृत का कार्यकाल पूछा था, अब यहां पर किसका पूछा गया है, पाली का पूछा गया है, बताइए। तो पहले तो आपको याद रखना है, देखिए जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या दिया गया है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ये जो हमारा समय है ये हमारा संस्कृत भाषा का समय है, ईसा पूर्व की बात हो रही है। उसके बाद 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक ये जो हमारा समय है ये माना जाता है हमारा पाली भाषा का, जो हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर पूछा जाए 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अब देखो ईस्वी आ गई, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक ये हमारा होता है प्राकृत का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट 500 से 1000 ईस्वी तक ये किसका कार्यकाल होता है, तो ये बताना ये होता हमारा अपभ्रंश का कार्यकाल। और उसके बाद नेक्स्ट 1000 के बाद हमारा शुरू हो जाता है आधुनिक हिंदी का काल। तो आधुनिक हिंदी का काल कब से शुरू होता है, बताना 1000 से। तो ये काल है, ठीक है। अभी 1-2 पेपर पहले जब हम कर रहे थे तो उसमें प्राकृत का कार्यकाल पूछा है, आज किसका पूछ लिया, पाली का पूछ लिया। संस्कृत का भी पूछा जाता है, अपभ्रंश का भी कई बार हमारे एग्जामों में पूछा गया है। अब देखो इससे अलग कुछ जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, जैसे दिया गया है नेक्स्ट, हाँ सही है बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का कार्यकाल किसका, हमारा पाली भाषा का है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्या दिया गया, भारत की पहली राष्ट्रभाषा क्या थी।
भारत की पहली देश भाषा या भारत की पहली राष्ट्रभाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? तो देखो, जो संस्कृत भाषा है इसे क्या बोलते हैं हम? देवों की भाषा अर्थात देवताओं की भाषा। और इसे क्या बोलते हैं? भाषाओं की माता अर्थात भाषा की जननी बोला जाता है। तो ये हमारा प्रयोग होता है संस्कृत में। पाली क्या है? तो पाली भारत की पहली राष्ट्रभाषा थी। अगर पूछा किसने बनाई थी तो बताना सम्राट अशोक ने पाली को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा बनाया था। और पाली ही भारत की पहली जनभाषा है, जिसे संपूर्ण जनता ने बोला था, क्योंकि अशोक इसे राष्ट्रभाषा बना देता है, फिर सबकी मजबूरी हो जाता है पाली को बोलना। और ये आपको सभी को पता है कि पूछा जाता है बौद्ध धर्म की भाषा, तो भी हमारा क्या होता है? पाली आता है। लेकिन बौद्ध धर्म के साथ साथ आपको एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है, देखो डायरेक्ट पूछा जाए बौद्ध धर्म की भाषा तो आप बता देना पाली होती है। लेकिन अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म की एक भाषा शाखा थी जिसका नाम है महायान, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की भाषा क्या थी? तो बताना संस्कृत थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। जबकि प्राकृत सभी को पता है जैन धर्म की भाषा थी। ठीक है, और पाली बौद्ध धर्म की थी। लेकिन इससे अलग जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है महावीर स्वामी की पहली भाषा या प्रारंभिक भाषा क्या थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए महावीर स्वामी की पहली या प्रारंभिक भाषा क्या थी तो बता देना अर्धमागधी। ठीक है, तो ऐसे ही आंख बंद करके क्वेश्चन मत लगाना कि यदि बौद्ध धर्म पूछा जाए तो आप पाली लगा दो और जैन धर्म पूछा जाए तो आप प्राकृत लगा दो। आपको यह भी देखना है अगर क्वेश्चन महावीर स्वामी से पूछा गया है, ठीक है, और प्रारंभिक भाषा पूछी गई है तो अर्धमागधी हो जाएगी। और अगर बौद्ध धर्म की महायान शाखा की भाषा पूछी जाएगी तो संस्कृत हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। पहली राष्ट्रभाषा पाली थी हमारी। नेक्स्ट, जनसंचार के माध्यम में ईमेल की स्थापना कब की गई है? बताओ, ईमेल की स्थापना पूछिए। ईमेल, पहले तो ईमेल के संस्थापक भी याद रखना, बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन, ठीक है, तो ईमेल के संस्थापक क्या है तो बताना रे टॉमलिंसन। कब? तो बताना 1971 में। तो ईमेल की स्थापना कब की गई थी? 1971। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अगर भारत में पूछा जाए 1995 में तो बताना भारत में 1995 में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। इंटरनेट की शुरुआत, भारत में इंटरनेट की शुरुआत बताना 1995, ईमेल की 1971। उसके बाद नेक्स्ट, गूगल की शुरुआत तो बताना 1998। और 2004 में आपको सभी को पता है फेसबुक की शुरुआत है। ठीक है, तो ये याद रखना, ईमेल पूछी जाए 1971, इंटरनेट 1995, गूगल 1998 और उसके बाद 2004 में क्या है? फेसबुक आ जाएगी। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द हमारा विशेषण नहीं है? विशेषण जब आता है तो ये अपने आप बोलता हुआ जाता है। जैसे एक शब्द लिख देते हैं हम सरल, और सरल के बाद हम लिख दें व्यक्ति। ठीक है, तो व्यक्ति की विशेषता हो गई सरल, और विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताते हैं? विशेषण। तो देखो आप ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य बन जाएगा, सरल व्यक्ति। कहने का मतलब हम कह सकते हैं ये जोड़ा हमारा सही है, अर्थात सरल हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछा कौन सा विशेषण नहीं है। अब दिया गया है दक्ष, दक्ष होता है निपुण, और निपुण भी होता है व्यक्ति, तो ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा, तो अर्थात दक्ष भी हमारा विशेषण होगा। ठीक है, उसके बाद खामोश, खामोश के साथ कुछ भी लिख सकता है, जैसे पूरी सभा खामोश थी तो सभा के साथ खामोश, ये भी हो जाएगा। वीरता जो दिया गया है, ठीक है, ये हमारा विशेषण नहीं है, तो फिर सर इसका विशेषण बता दो, तो फिर हम बताएंगे वीर हो जाएगा। जैसे अब देखो वीरता के साथ लिख दो वीरता व्यक्ति, या एक शब्द यहां लिख दो वीर व्यक्ति। अब अपने आप देखो ये किसके साथ सही बैठ रहा है। ठीक है,
तो व्यक्ति के साथ वीर सही है, ना कि वीरता सही है। तो वीरता हमारा भाववाचक हो जाएगी, जबकि वीर क्या हमारा विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना, जो विशेषण होते हैं वो अपने आप में बोलते हैं, और इस तरह के बहुत शब्द आते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए क्या दिया गया है हमारा। सच्छास्त्र में संधि विच्छेद बताना है, कौन सा हमारा उचित संधि विच्छेद हो जाएगा, बताइए। सच्छास्त्र बताइए, तो क्या हो जाएगा, सत धन शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। संपन्नता, संपन्नता दिया गया है, संपन्नता का विलोम शब्द पूछा है, बताइए। संपन्नता अर्थात जो संपन्न हो, बिल्कुल संपन्नता जो संपन्न हो, तो उल्टा क्या हो जाएगा, निर्धनता, जो निर्धन हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा में कौन सी संधि होगी, संधि नहीं है सॉरी संज्ञा होगी। लोकसभा में कौन सी संज्ञा होगी। लोकसभा पूछा है, कल के दिन को राज्यसभा भी पूछा जा सकता है। लोकसभा के बाद राज्यसभा, जब राज्यसभा पूछा है तो संसद भी पूछी जा सकती है, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जब संसद पूछी जाएगी तो सरकार भी पूछी जा सकती है, जब सरकार आएगी तो आयोग भी आ सकता है, ठीक है। ये सब क्या है हमारे, तो पता चल जाएगा जितने भी हमारे समूहवाचक है, ठीक है। तो लोकसभा में क्या हो जाएगी हमारी, कौन सी संख्या होगी, तो बताना समूहवाचक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्वत की तलहटी के लिए वाक्यांश पूछा है, जो पर्वत की तलहटी होती है उसके लिए एक शब्द बताना है, कौन सा होता है। पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं, तो याद रखना, पर्वत के नीचे की भूमि जो तलहटी होती है उसे बोलते हैं उपत्यका, और होता पर्वत के ऊपर की भूमि, अगर ऊपर हो जाता पर्वत के ऊपर की भूमि तो हो जाता अधिपत्यका। लेकिन यहाँ पर्वत की तलहटी नीचे की भूमि पूछी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में इतना अंतर है, पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कौटिल्य का विलोम शब्द पूछा है। कौटिल्य बहुत तेज चालाक होता है, और कौटिल्य का विलोम क्या होता है, आर्जव होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का क्या होगा विलोम, आर्जव। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा था, तो बताना। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास हमारा परीक्षा गुरु है। कब प्रकाशित किया गया था, 1882 में। अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो बताना श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास द्वारा, ठीक, याद रखना। जबकि जो दिया गया आनंद मठ, ये सभी को पता है, ये चटर्जी का, बंकिम चंद्र चटर्जी का। गबन किसका है, मुंशी प्रेमचंद्र का। और तितली आप बताओ किसका, ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। तो याद रखना, तितली जयशंकर प्रसाद, गबन मुंशी प्रेमचंद, और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी है। जबकि परीक्षा गुरु जो था श्रीनिवास दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए, व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं, तो बताना। व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के एक भेद होता है ऋण, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग ऋण, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। तो देखो क्वेश्चन पूछा व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं, तो बताना 3। अगर क्वेश्चन होता अर्थ के आधार पर, तो हम बताते सर अर्थ के आधार पर हो जाते हैं हमारे 5। कौन कौन से, जो हम हमेशा पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा। तो ये अर्थ के आधार पर है, वो पूछा गया था व्युत्पत्ति के आधार पर है, दोनों में अंतर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अलंकार से क्वेश्चन है, और क्या दिया गया है अलंकार से। प्यास मिटी मोहन का मुख देखी में कौन सा अलंकार है, बताइए। प्यास मिटी मोहन का मुख देखी, बताओ। देखो अगर आपको परिभाषा पता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर जाओगे, और परिभाषा नहीं पता तो आप गलत कर सकते हो। पहले देख लेते हो जो हमारा दिया गया प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में क्या होता है, ये हमारा उपमा का
उल्टा होता है, ठीक है। और इसमें भी सा, सी, से जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शब्द लिख देते हैं, जैसे चांद सा मुख। अगर चांद सा मुख है तो ये हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। और अगर हम कर देंगे इसका उल्टा कर देंगे, मुख सा चांद, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रतीप हो जाएगा। तो प्रतीप किसका उल्टा होता है? उपमा का उल्टा होता है। प्रतीप में क्या होता है? किसी बड़ी वस्तु को लज्जित कर दिया जाता है, ठीक है, याद रखना, किसी बड़ी वस्तु को क्या कर दिया जाता है? छोटी वस्तु से तुलना कर उसे लज्जित कर दिया जाता है, उसका अपमान कर दिया जाता है। जबकि उत्प्रेक्ष अलंकार जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसमें क्या होता है? तो इसमें हम अपना संभावना व्यक्त करते हैं। किस अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है? तो बताना, उत्प्रेक्ष अलंकार में सर संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे मानो, मने हूं, जानो, जने हूं, ठीक है। मानो ये ऐसा है, मानो वो वैसा हो, इस तरह से, ठीक। रूपक में क्या होता है? तो रूपक में याद रखना, इसमें आरोप लगाया जाता है। किस अलंकार में आरोप लगाया जाता है? तो कहना रूपक में। किसमें? संभावना, तो बताना उत्प्रेक्षा में। अब एक ही बचा है, कौन सा? विभावना, ठीक है। और विभावना में क्या होता है सर? विभावना में होती है विशेष प्रकार की कल्पना, ठीक है। किस अलंकार में विशेष प्रकार की कल्पना की जाती है? तो बताना विशेष प्रकार की कल्पना होती है विभावना अलंकार में। जैसे देखो यहाँ कल्पनाएं तो है, प्यास मिटी मोहन का मुख देखी, जब प्यास तो पीने से ही बुझेगी, मोहन का मुख देखने से तो नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है? विशेष प्रकार की कल्पना की गई है। तो जब विशेष प्रकार की कल्पना की जाए तो विभावना अलंकार, आरोप लगाया जाए तो रूपक अलंकार, संभावना हो तो उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। और प्रतीप और उपमा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कि प्रतीप में क्या होता है? बड़ी वस्तु को छोटी वस्तु के साथ तुलना कर बड़ी वस्तु को लज्जित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ब्राह्म चिन्ह के बारे में दे रखा है, क्या दिया गया है? ब्राह्म चिन्हों का राजा किसे कहा जाता है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ब्राह्म चिन्हों का राजा, पहले तो उप विराम याद रखना, कुछ इस तरह से लगाए जाते हैं, उप विराम। अल्प विराम कुछ इस तरह से होता है। योजक चिन्ह ये होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग हम अपना किस भाषा में नहीं करते? तो बताना संस्कृत भाषा में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। लाघव चिन्ह किसी चीज को छोटा करने के लिए किया जाता है। जैसे एक शब्द हम लिख देते हैं अनुच्छेद, ठीक है, और इसे हम सिर्फ कितना लिख देंगे? इतना लिख देते हैं। तो ये क्या है? हमने लाघव कर दिया, अर्थात छोटा कर दिया, सही है। अब क्वेश्चन पूछा है ब्राह्म चिन्हों का राजा, तो बताना जो हमारा अल्प विराम होता है ये ब्राह्म चिन्हों का राजा होता है। और अन्य विशेषता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे, ऐसा ब्राह्म चिन्ह जो शब्दों के स्थान पर आता है। ऐसा विराम चिन्ह जो शब्दों के स्थान पर आता है, तो बताना अल्प विराम। ब्राह्म चिन्हों का राजा तो भी आपका अल्प विराम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया अर्थशास्त्र हमारा किस भाषा का शब्द है? एक तो अर्थशास्त्र पूछा गया है और दूसरा दिया गया, मैं आपके सामने लिख देता हूं, प्रगति। अर्थशास्त्र और प्रगति के बारे में बताना। पहले बात कर लेते हैं, अर्थशास्त्र हमारा किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, तुर्की, यूनानी या अंग्रेजी? देखो अर्थशास्त्र और उसके बाद एक शब्द होता है इंडिया, उसके बाद टेलीफोन, इंडिया, टेलीफोन, अर्थशास्त्र, उसके बाद बाइबिल, नेक्स्ट डेल्टा जो नदी का डेल्टा होता है, उसके बाद अकेडमी, एटलस, ठीक है। ये सारे शब्द किस भाषा के हैं? तो सर कहना ये सारे शब्द यूनानी भाषा के हैं। तो अर्थशास्त्र किस भाषा का शब्द है? तो हमें पता चला अर्थशास्त्र, इंडिया, टेलीफोन, बाइबिल, डेल्टा, अकेडमी, एटलस सब क्या है? यूनानी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया प्रगति, इसका आंसर आपको बताना है कि प्रगति किस भाषा का शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।